प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर चंद्र कुमार जैन भाषा अध्ययन के अंतर्गत राजभाषा और राष्ट्रभाषा पर विमर्श करने के लिए आज एक बार फिर आप सभी के बीच उपस्थित हूं। अपनी हिंदी, जिस पर हम गर्व करते हैं, जिसने हमारा निर्माण किया है, जिसने हमारे सपनों को उड़ान दी है, उसकी आन बान और शान को इन शब्दों में व्यक्त करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि हिंदी है युग युग की भाषा, हिंदी है युग युग का पानी, हिंदी है युग युग की भाषा, हिंदी है युग युग का पानी। सदियों में जो बन पाती है हिंदी ऐसी अमर कहानी, गंगा नील टेम्स वोल्गा की धाराओं का संगम हिंदी, ईसा और मोहम्मद शंकर चरई वैतिका गौतम हिंदी, हिंदी वह दर्पण है जिसमें हर दर्शन ने मुंह देखा है। हिंदी वह दर्पण है जिसमें हर दर्शन ने मुंह देखा है। प्रकाश जिसको ढूंढा करता, हिंदी वह उज्जवल रेखा है। हमारे राष्ट्र की उज्जवल रेखा के रूप में चिर प्रतिष्ठित हिंदी के प्रयोजन मूलक रूप के अंतर्गत राजभाषा और राष्ट्रभाषा पर आज हम कुछ बातचीत करने जा रहे हैं। हम स्मरण रखें कि मनुष्य की बुद्धि के सबसे बड़े और चमत्कारिक आविष्कार के रूप में भाषा का स्थान है। भाषा के कारण ही हम अभिव्यक्त होते हैं। हमारा संप्रेषण भाषा पर ही निर्भर करता है। हम जो कहते हैं वह दूसरों तक उसी रूप में पहुंच सके जिस रूप में उसे पहुंचना चाहिए, और हमें सटीक प्रत्युत्तर भी प्राप्त हो सके। हमारा यह उद्देश्य तभी पूर्ण हो पाता है जब उसके लिए माध्यम के रूप में सही भाषा का प्रयोग किया जाए। विद्वान अरस्तु ने ठीक ही कहा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और यह सर्वज्ञात तथ्य भी है। परंतु मनुष्य की सामाजिकता उसकी अभिव्यक्ति की प्रामाणिकता पर निर्भर है। केवल मौन या खामोशी में किसी समाज का निर्माण नहीं होता है। उसके लिए तो कुछ कहना पड़ता है, और कहा हुआ जब अर्थपूर्ण हो तो उसका प्रभाव भी पड़ता है, और प्रभाव जब सही हो तो विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। भाषा इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति में एक आधारशिला के रूप में काम करती है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से व्युत्पन्न है। भाष का शाब्दिक अर्थ है प्रकट करना। स्पष्ट है जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव एवं मस्तिष्क के विचारों को प्रकट करते हैं, उसे ही भाषा कहा जाता है। हिंदी में अनुप्रयुक्त हिंदी एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है, जिसकी एक प्रशाखा के रूप में हम प्रयोजन मूलक हिंदी को देखते हैं, और प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत भी राजभाषा और राष्ट्रभाषा का अपना विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। स्मरण रहे, राजभाषा के रूप में संविधान में हिंदी का अपना विशेष महत्व है। अन्य भाषाओं को भी निश्चित प्रावधान के तहत भारत के संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है, परंतु सर्वाधिक बोलने वालों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यदि हम विचार करें तो राजभाषा के रूप में हिंदी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वह किसी प्रांत विशेष में नहीं, बल्कि अंतर प्रांतीय स्तर पर संपर्क और संवाद का एक सशक्त माध्यम है। मूलतः राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात राजकीय कार्यप्रणाली में कार्य निष्पादन के लिए जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे हम राजभाषा के रूप में
देखते हैं और समझते हैं। इसलिए उसकी विशिष्ट महत्ता से भला कौन इनकार कर सकता है। यहां यह ध्यान रखना होगा, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो दिया गया है, परंतु उस अनुच्छेद का भी आपको ख्याल होना चाहिए जिसके अधीन ऐसी व्यवस्था दी गई है। हम आपको बता दें, संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, ऐसी व्यवस्था दी गई है। संघ के प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय अर्थात 1 2 3 4 5 जिसे हम कहते हैं, उसे मान्य किया गया है। राजभाषा आयोग और संसदीय समिति की सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिए सन 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम का वर्ष 1967 में संशोधन किया गया। दिसंबर 1967 में संसद के दोनों सदनों में सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में एक शासकीय संकल्प पारित किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, स्मरण रहे 18 जनवरी 1968 को इस संकल्प को अधिसूचित किया गया था और उसके बाद राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत राजभाषा नियम 1967 बनाए गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के संविधान में राजभाषा को एक निश्चित व्यवस्था दी गई और संसद के द्वारा पारित नियमों अधिनियमों के बल से राजभाषा के रूप में उसकी प्रतिष्ठा का पथ निरंतर प्रशस्त होता गया। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक आपको सुनना और समझना चाहिए और विशेष अध्ययन भी करना चाहिए। यह हमारा सुझाव है कि भारत सरकार की एक राजभाषा नीति है जिसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। यह तो हमने आपको पूर्व में ही बताया, परंतु इस नीति के अनुपालन से ही तो उसकी गरिमा बढ़ सकती है ना। कोई भी नियम, कोई भी नीति तब तक जब तक अभ्यास में ना आए, लोगों के द्वारा वह स्वीकृत ना हो और लोग उसे आचरण में ना लाएं, तब तक उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। राजभाषा के रूप में शासकीय कामकाज में अन्य भाषा भाषी प्रांतों में भी हिंदी का प्रसार हो सके, इसके लिए राजभाषा नीति और राजभाषा पर काम करने वाली संस्थाओं के माध्यम से केंद्रीय हिंदी निदेशालय जैसे महत्वपूर्ण उद्यम और उपक्रम के माध्यम से प्रचार प्रसार का एक वातावरण बनाया गया और वह निरंतर चल रहा है। हिंदी न जानने वाले केंद्रीय सरकार उपक्रमों और बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण की विशेष व्यवस्था भी की गई और शिक्षण प्रशिक्षण का यह क्रम निरंतर है। राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग देश के प्रशासनिक ढांचे को एक सूत्र में बांधने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। यह हमें सदैव याद रखना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकारी कामकाज में विभिन्न प्रकार के पत्राचार की सदैव आवश्यकता रही है और उस आवश्यकता की पूर्ति में राजभाषा हिंदी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जहां तक हमारे कर्तव्य का प्रश्न है, हम शब्दकोशों का उपयोग करते हुए शब्दावली आयोग के द्वारा निर्मित शब्दावलियां और निजी प्रयासों से भी शब्दावलियों का जो निर्माण समय समय पर किया जाता रहा है और किया जा रहा है, उनका भी प्रयोग करते हुए राजभाषा के रूप में हिंदी का अधिक से अधिक व्यवहारिक धरातल पर उपयोग करें। मानक शब्दों का भी चयन किया गया है, क्योंकि राजभाषा के अंतर्गत भी यदि हम शब्दावली का प्रयोग करते हैं, प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं, तो
अनेक शब्द होते हैं। देखना यह होता है कि शासकीय कामकाज में किन मानक शब्दों का प्रयोग किया जाए जिससे राजभाषा के प्रयोग का उद्देश्य पूर्ण हो सके। ये शब्द इस प्रकार होते हैं जिनका अधिक से अधिक व्यवहार किया जाता है और वह व्यवहार समझ के योग्य होता है। अंततः राजभाषा के रूप में भी यदि हिंदी का प्रयोग किया जाएगा तो उसका उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकता है जब उसके प्रयोगकर्ता आपस में शब्दों का अर्थ समझ सके और उचित उत्तर दे सके, उचित प्रत्युत्तर दे सके, संवाद के वातावरण का निर्माण हो और अंततः यह संवाद विकास मूलक हो, विकास में सहयोग प्रदान कर सके। स्पष्ट है कि राजभाषा के रूप में हिंदी और हिंदी के प्रयोग का प्रयोजन मूलक हिंदी की दृष्टि से, अनुप्रयुक्त हिंदी की दृष्टि से और अंततः हमारे देश प्रदेश के निर्माण की दृष्टि से भी सर्वोपरि महत्व है। अब हम थोड़ा सा विचार राष्ट्रभाषा पर कर लें। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे संविधान की व्यवस्था में प्रकारांतर से राष्ट्रभाषा को संकेत के रूप में तो प्रस्तुत किया गया है, परंतु हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। राजभाषा के रूप में उसका स्थान है जिसकी चर्चा हमने पूर्व में की, परंतु जब हम देश के लोगों के बीच संवाद की दृष्टि से देखते हैं, अंतरतम की भाषा के रूप में देखते हैं, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भावना के विकास की दृष्टि से देखते हैं, देश की सांस्कृतिक एकता के सूत्र के रूप में विचार करते हैं, तब हमारा ध्यान बरबस जिस भाषा की तरफ जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि देश के जन मन की भाषा की दृष्टि से विचार करने पर हिंदी का जो रूप उभर कर सामने आता है वह राष्ट्रभाषा का ही रूप है। संविधान की व्यवस्था के अनुरूप हम जिसका प्रयोग करते हैं, शासकीय नियमों और उपनियमों से जो भाषा निबद्ध है अथवा बंधी हुई है वह भाषा राजभाषा है। परंतु लोकतंत्र में, जनतंत्र में लोक जिसे स्वीकार कर ले, लोक जिसका अधिक से अधिक व्यवहार करे और इस अंतर संवाद के माध्यम से एक दूसरे की संस्कृति और एक दूसरे के जीवन से लोग जब जुड़ सकें और इस प्रकार के जुड़ाव के लिए जिस भाषा का वे प्रयोग करें, जिसके प्रयोग में उसे आसानी हो, जहां कहने और सुनने वाले के बीच किसी प्रकार का अंतराल ना हो, बहुत सारे नियमों की कोई बाधा बीच में उपस्थित ना हो, इन सभी बातों का एक स्थान पर जब कम या अधिक प्रयोग होने लगे और दर्शन होने लगे तो आप समझ लीजिए जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिस भाषा से संवाद किया जा रहा है, वह भाषा राष्ट्रभाषा ही हो सकती है। बहुत स्पष्ट है, हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में भारत देश की आत्मा का संगीत है और हिंदी राजभाषा के रूप में राजकाज के सुचारू संचालन की आधारशिला है। राजकाज का सुचारू संचालन भी राष्ट्र की एकता के लिए आवश्यक है और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधकर रखकर राजकाज के सुचारू संचालन में जन जन के सहयोग के लिए यदि अंतरात्मा की ध्वनि के रूप में हिंदी सदैव उपस्थित है तो निश्चित मानकर चलिए राजभाषा का भी भला है और राष्ट्रभाषा का विकास सुनिश्चित है। राजभाषा हिंदी और राष्ट्रभाषा हिंदी दोनों अंततः भारत देश या भारत राष्ट्र के जन जन के बीच संवाद स्थापित करने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है
एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेतु है। इस सेतु को मजबूत बनाना हमारा और आपका, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक देशवासी का एक अनिवार्य और अपरिहार्य कर्तव्य होना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।